3 दिन पहले नए आर्मी चीफ का पद संभालने वाले जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। जनरल रावत ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए की गई और जरूरत पड़ने पर सेना ऐसी कार्रवाई फिर करने से नहीं हिचकेगी। जनरल रावत ने पाकिस्तान को चेताया कि पठानकोट, उरी, नगरोटा जैसे हमले रोकने के लिए आतंकियों पर सेना की लगातार नजर बनी हुई है। उन्होंने साफ किया कि पाकिस्तान में बैठे आकाओं से ही इन आतंकियों को निर्देश मिलते हैं। जनरल रावत से आज शाम मैंने बातचीत की और उन्होंने मेरे हर सवाल का जवाब दिया। मेरे साथ आज खास मुलाकात के लिए इस समय नए सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत मौजूद हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूंगा कि क्या बड़ी चुनौतियां हैं 3 सेना की आज के दिन? जहाँ तक चुनौतियों का सवाल है, सबसे पहली जो बड़ी चुनौती है वो है सेना का मनोबल बढ़ाए रखना। दूसरा है सेना में मॉडर्नाइजेशन लाना और आधुनिक हथियार हमारे जवानों को देना। और तीसरी जो चुनौती है वो मैं अपने जवानों को ये बताना चाहूँगा कि चाहे वो किसी भी आर्म या सर्विस के क्यों ना हो, मेरी नज़रों में सबको एक समान देखता हूँ। जिस तरह से कश्मीर में हो रहा है, 63 वहाँ पर लोग मारे गए, शहीद हुए सैनिक। हमने देखा कि नगरोटा हुआ, हमने देखा उरी हुआ, हमने देखा पठानकोट हुआ। ये सिलसिला थमता नहीं है। क्या ये एक बहुत बड़ी चुनौती है सेना के लिए आज? देखिए, आतंकवाद को सरहद के पार से कंट्रोल किया जा रहा है। आतंकवाद में ऐसा होता है, बीच में कुछ समय में अमन शांति होती है, उसके बाद आतंकवादियों को दोबारा ट्रेनिंग दी जाती है, दोबारा प्लानिंग बनाई जाती है और उसके तहत आतंकी कार्रवाई करते हैं। और उसी के तहत इन्होंने जो है ये 3 हमले किए हैं आर्मी के बेसिस पर। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी सफलता आतंकी कार्रवाई से ही हुई है, कुछ कोलैटरल डैमेज भी हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं, उरी में कुछ कैजुअल्टीज़ हुई थी क्योंकि तंबुओं में आग लग गई थी। तो पूरी सफलता ये सिर्फ आतंकियों को नहीं मिली है, लेकिन आतंकी जो हैं लगातार अपनी जो मोडस ऑपरेंडाई है, जो है अपनी जो कार्यशैली है, उसमें बदलाव लाते रहते हैं और इस पर हमें ध्यान देना है। अगर हमें आतंकवाद का सामना करना है सही तरीके से, तो हमें इस पे विचार विमर्श करना है कि अगली कार्रवाई किस प्रकार से होगी। बच्चा बच्चा जान गया, सीख गया, एक नया शब्द सीख गया, सर्जिकल स्ट्राइक। आपने वो पूरा प्लान किया, आप वहाँ पर मौजूद थे। क्या बड़ी सीख रही सर्जिकल स्ट्राइक की? पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारी फ़ौज में कोई कार्रवाई कोई अकेला कमांडर नहीं करता है। उसको ऊपर के कमांडरों और नीचे के जो उसके नीचे जवान जो तैनात होते हैं, सब मिलजुल कर कार्रवाई करते हैं। जहाँ तक ये सर्जिकल स्ट्राइक जो हुए थे, इसमें हमारे जो पुराने सेनाध्यक्ष थे, उनके साथ में नॉर्दर्न आर्मी कमांडर, उनके साथ में जिन जवानों ने ये कार्रवाई करी, सब ने एक साथ मिलजुल कर ये कार्रवाई करी। इससे सबक ये मिला कि हमारी जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो पूरी तरह से ट्रेंड हैं और हमारे को कामयाबी दिला सकती हैं जब भी उनको ज़रूरत पड़े या जब भी उनको कोई ऐसा टास्क दिया जाए। आपने कहा कि आप शांति के लिए कटिबद्ध हैं, पर अगर ऐसा मौका हुआ तो क्या सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा भी हो सकती है? देखिए, कार्रवाई हम ज़रूर करेंगे, लेकिन वो सर्जिकल स्ट्राइक होंगी या किस तरह की कार्रवाई होगी, इसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मैं ये ज़रूर आपको यकीन दिला सकता हूँ कि कार्रवाई होगी। कार्रवाई किस तरीके से होगी, उसके लिए हमारी तैयारियां पूरी हैं और हमारे पास हमारे जो जवान हैं, चाहे वो स्पेशल फोर्सेस हैं, चाहे वो बाकी जवान हैं, वो हर तरीके से तैयार हैं और उनकी जो क्षमता है वो हमें सफलता दिलाएगी। जी। एक ये है कि अगर मैं आपसे इस पर और जो कि कार्रवाई होगी वो उतनी ही कड़ी होगी जितनी पिछली बार हुई थी, जितनी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। देखिए, कार्रवाई तो कड़ी होगी, उतनी होगी या उससे ज़्यादा होगी या उससे कम होगी, वो तो हम उस समय सिचुएशन को देखेंगे और उस तरीके से कार्रवाई करेंगे। एक ये बात है कार्रवाई के बारे में, रणनीति के बारे में, कि रणनीति कभी खुली नहीं होनी चाहिए, गुप्त रहनी चाहिए, एक रहस्य बना रहना चाहिए। इस पर एक पिछले दिनों बात आई और रक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि जो नो फर्स्ट यूज़ वाली जो बात है कि न्यूक्लियर परमाणु हथियार हम लोग पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि जब आप कह देते हैं पहले नहीं करेंगे तो आपने ये तो बता ही दिया कि आप नहीं करने वाले हैं। इसको खुला रखना चाहिए। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हर एक देश जो अपनी रणनीति बनाता है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनाता है।
तो अगर जिस तरह से हमारे रक्षा मंत्री ने कहा इस पे विचार विमर्श होना चाहिए, मैं उनसे सहमत हूँ। हम इस पे विचार विमर्श करेंगे और हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए उसको हम फिर बदलाव करेंगे। अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर बदलाव करेंगे। एक तरीके से अगर हिंदी में अनुवाद करूं तो सामरिक आलिंगन है चीन का और पाकिस्तान का, वो गहराता जा रहा है। क्या ये भी एक बड़ी चुनौती है जब आप प्लान करते हैं? कितनी बड़ी चुनौती आप चीन को मानते हैं और इनकी दोस्ती को मानते हैं? देखिए, इनकी दोस्ती तो है और इस वक्त जो इनकी दोस्ती में जो बढ़ोतरी हुई है वो इकोनॉमिक कॉरिडोर के कारण हुई है। चीन जो है इंडियन ओशन में अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, अपनी इकोनॉमिक्स के लिए वो इंडियन ओशन में रीच करना चाहता है और इसीलिए इस वक्त उसकी जो पाकिस्तान के साथ है कुछ ज़्यादा सहमति हुई है और सहमति बढ़ रही है। हमने भी इसके खिलाफ कुछ जो कार्रवाई करनी है वो हम कर रहे हैं। हम लोग भी दूसरे देशों के साथ सहयोग कर रहे हैं, चाहे वो चीन के ईस्टर्न फ्रंट पे हो, ईस्टर्न सी बोर्ड पे हो, चाहे वो दूर दराज के इलाके हों। बट पहले हमें जो इस पर क्या करना है, जो हमारे नेबरहुड में जो देश हैं हमारे, जो हमारे साथ जैसे बाकी जो देश हमारे सम्मुख हैं या हमारे साथ हैं, उनके साथ अगर हम मिलजुल कर कार्रवाई करें तो काफ़ी हद तक हम अपनी चीन की जो कार्रवाई है उसको नकारक कर सकते हैं। इसमें जो पाकिस्तान में अब जो सेनाध्यक्ष हैं नए बने हैं जनरल बाजवा, कहा जा रहा है कि वो कश्मीर के एक्सपर्ट हैं और शायद इसलिए उनको लिया गया क्योंकि वो कश्मीर को बहुत अच्छा जानते हैं। ये सब चीज़ें कितना महत्व रखती हैं और इनको आप जब आंकते हैं तो कितनी गहराई से आंकते हैं इन चीज़ों को? देखिए, पाकिस्तान में जो भी सेनाध्यक्ष बनाया जाता है वो कश्मीर के मुद्दे को कभी पीछे नहीं छोड़ सकता। एक बात जो आंकड़ा पिछले दिनों आया कि $34 बिलियन का हमने हथियार खरीदा 2008 से 15 तक। हम दूसरे सबसे बड़े हथियार के आयात करने वाले हैं। इस पर क्यों नहीं भारत कुछ करता? क्यों ये आंकड़ा इतना बड़ा है जब हम इतनी बड़ी शक्ति हैं? देखिए, अब इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। DPP 2016 जो बनाया गया है, इसमें कोशिश ये है कि हम हमारे जो हथियार, हमारी जो ज़रूरत के हिसाब से जो हमें हथियार या इक्विपमेंट चाहिए उसको हम जल्दी से जल्दी हासिल कर सकें। हमारा जो प्रोक्योरमेंट टाइम है उसको घटाया जा सके, प्रोसीजर्स में कुछ सहूलियत लाई जाए। और दूसरी जो महत्व चीज़ हुई है वो है FDI इन डिफेंस। 49% FDI जो डिफेंस में लाया गया है, इससे हमारी जो लोकल इंडस्ट्री, हमारी जो इंडियन इंडस्ट्री है, उसको काफ़ी हद तक हम डिफेंस इंडस्ट्री के में बदल सकते हैं और उनकी सहयोग के साथ हम लोग जो है, जो हम इंपोर्ट पर निर्भर करते हैं, हम लोग स्वयं सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं। जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट है 3.5 लाख मुझे बताया कि आने वाले हैं। इस तरह की चीज़ें इनमें क्यों हम लोग आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ बड़े तरीके से ट्रायल किए जाते हैं और जब तक कोई इक्विपमेंट या हथियार उसकी पूर्ण रूप से ट्रायल नहीं की जाती है तब तक उसे इंडक्ट नहीं किया जाता है। बीच में कुछ हुआ है कि जैसे जो हमने बुलेट प्रूफ जैकेट्स लिए हैं उसमें बीच में कुछ नई तकनीक आ गई थी बीच में, तो हमने सोचा कि हम बनस्पत की पुरानी तकनीक वाले बुलेट प्रूफ जैकेट इंडक्ट करें, क्यों ना जो नई तकनीक वाले बुलेट प्रूफ जैकेट आ गए हैं उनको हासिल करें। तो इस वक्त जो हमने जो ऑर्डर दिया है बुलेट प्रूफ जैकेट का, वो एकदम नई तकनीक वाले जैकेट हैं और हमें हर तरह से प्रोटेक्शन देंगे। और ये कब तक आ जाएंगे हमारे पास? ये इस साल में मेरे ख्याल में अगले 3-4 महीने में आने शुरू हो जाएंगे। जनरल साहब, ये चैनल दूर दराज इलाकों में देखा जाता है, जहाँ अखबार नहीं पहुँचते वहाँ देखा जाता है। पे कमीशन की बात इस समय सब सैनिक देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे, इस पर आप क्या बोलते हैं? कब तक लागू होगा, नहीं होगा, कहाँ मामला अटक रहा है? कुछ हद तक पे कमीशन लागू हो गया है। हम लोग ने कुछ सैलरी एक्सेप्ट कर ली है जो कि बैंकों के जरिए अब जवानों को मिलनी शुरू हो गई है। बाकी जो कुछ इसमें छोटे मोटे मुद्दे हैं उस पर हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उस पर पूरी तरह से हमारा सहयोग कर रहे हैं। हमारे एडजुटेंट जनरल जो हैं सरकार के साथ लगातार मेल मिलाप करते हैं और हमें यकीन है कि इसमें जो छोटे छोटे जो मुद्दे रह गए हैं उनको भी सरकार हमारे को हासिल करने में हमारी पूरी मदद करेगी। और ये जो OROP का मुद्दा है, OROP शब्द भी सब जगह चल गया है, 1 रैंक 1 पेंशन। इस पर जो लोग अभी भी कुछ अड़े हुए हैं लोग, उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे, उनको कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, सरकार ने OROP इम्प्लीमेंट कर दिया है। उसमें जो थोड़ी कमी बेशी है उसके लिए कमीशन बैठाया जा चुका है। बट मैं ये कहूँगा कि काफ़ी हद तक जो हमारी मांग थी वो सरकार ने पूरी कर दी है। तो आपके चैनल के जरिए मैं हमारे जो वेटरन जो सैनिक इस वक्त इतनी ठंडी में जो जंतर मंतर में बैठे हैं,
मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि इस कार्रवाई को आप बंद करें और अपने घर लौट जाएं। हम उनके साथ हैं। वेटरन्स का जो वेलफेयर है वो हमारे ध्यान में है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी जो कि कुछ हद तक जो उनकी मांगे हैं उसको हम पूरी करने की कोशिश करें। एक आखिरी सवाल मैं पूछूं, ये आपके घर का सवाल है। एक हम देख रहे हैं कि जिस तरह का रिलेशनशिप है, संबंध है सेना के अधिकारियों में और जवानों में, उस पर एक आपने कमेटी भी बनाई उसकी जांच करने के लिए, समझने के लिए कि कुछ घटनाएं जो हुई वो क्यों हुई। उनसे आप दोनों से सीधे बात कर रहे हैं आज। क्या एक घर के मुखिया की तरह से, एक सेना अध्यक्ष की तरह से क्या आप उनसे कहेंगे? जैसे कि मैंने कहा, मैं हर एक जवान को बताना चाहता हूँ कि फ़ौज में हर एक जवान का महत्व है। हम लोग एक टीम के तौर पर काम करते हैं और हर एक जवान जब तक अपनी सहूलियत हमें देता रहेगा, अपनी कार्यशैली सही तरीके से करता रहेगा, तब हमारी फ़ौज जो है एक तगड़ी फ़ौज कहलाई जाएगी। मैं जवानों को सर यही कहना चाहूँगा कि आप फिक्र ना करें, हम सब आपके साथ हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि अफसर, जवान, जेसीओ जो हमारे हैं, हम आपस में भाईचारा बना रहे और हम एकजुट होकर काम करें। जनरल रावत, आप बहुत व्यस्त हैं, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। उधर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने जनरल बिपिन रावत को आर्मी चीफ बनाने का बचाव किया। जनरल बिपिन रावत को 2 सीनियर अफसरों लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी और लेफ्टिनेंट जनरल PM हरीश के ऊपर लाकर पिछले दिनों सेनाध्यक्ष बनाया गया। वरिष्ठता की परंपरा 1983 के बाद टूटी है, लेकिन अब रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अगर उम्र ही पैमाना हो तो कंप्यूटर भी सेनाध्यक्ष तय कर सकता है। वे सभी अच्छे और योग्य हैं। चुनाव का फैसला हालात को ध्यान में रखकर किया गया है। अगर आप सिर्फ वरिष्ठता के सिद्धांत पर ही चलेंगे तब तो किसी भी प्रक्रिया की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। न तो रक्षा मंत्री की जरूरत होगी और न ही नियुक्ति के लिए कैबिनेट समिति की। ये बस कंप्यूटर का काम रह जाएगा। सिर्फ जन्म तिथि से ही तय होगा कि अगला जनरल कौन बनेगा। मनोहर पर्रिकर, रक्षा मंत्री।